खबरों में आगे बढ़ते हैं। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने बंसल न्यूज से खास बातचीत में रीवा के विकास को लेकर कहा कि 2003 से 2025 तक शहर ने इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और पर्यटन और कृषि जैसे हर क्षेत्र में प्रगति की है। उन्होंने बाणसागर परियोजना को रीवा की किस्मत बदलने वाला कदम बताते हुए कहा कि सिंचाई क्षमता बढ़ने से किसानों की आय में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है और इसी आर्थिक मजबूती ने रीवा को देश विदेश के निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। आज बड़े ब्रांडों के शोरूम, तेजी के साथ बढ़ता बाजार, आधुनिक रिटेल और बढ़ते रोजगार अवसरों ने रीवा को भोपाल, इंदौर की तर्ज पर चमकता हुआ आर्थिक केंद्र बना दिया है। वर्षों तक विकास के हाशिए पर रहा रीवा और विंध्य प्रदेश इस समय एक चमकदार अपनी स्थिति के साथ भारत के मानचित्र पर दिखाई दे रहा है। इसके पीछे इसको संवारने और सुधारने वाले, इसके विकास की परिकल्पना करने वाले शख्स हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, रीवा के 5 बार के विधायक राजेंद्र शुक्ल जी। उन्हीं से बात करेंगे और विकास पर चर्चा करेंगे। सर, किसी भी शहर को विकास के लिए तैयार करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है और पर्यटन क्षेत्र है। लगभग इन तीनों क्षेत्रों में हमने कुछ अच्छा काम कर दिखाया है रीवा में। अब आपको क्या लगता है कि विकास कहाँ जाकर अब आप उसकी परिकल्पना कहाँ करते हैं? जैसा आपने बताया अभिषेक जी कि रीवा में सब कुछ होने के बावजूद हमारे विंध्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रॉपर ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होना, ये हमारे क्षेत्र के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण रहा। यहाँ पे बाणसागर जैसी महत्वपूर्ण सिंचाई की योजना थी, वो बंद पड़ी थी। सिंचाई की नहरें, खुदाई का कहीं नामो निशान नहीं था। सड़कें, चाहे हम प्रयागराज जाएं, चाहे हम बनारस जाएं, चाहे जबलपुर जाएं, चाहे खजुराहो तरफ जाएं, कोई भी सड़कें चलने लायक नहीं थी। और उसके कारण लोग रीवा को बहुत पिछड़ा इलाका मानते थे और कोई यहाँ पे आना नहीं चाहता था। टूरिज़्म का इतना पोटेंशियल होने के बाद भी जहाँ पर 4-4 वाटरफॉल्स हों, जहाँ 3-3 नेशनल पार्क्स 1-1 घंटे की दूरी पर हों, जहाँ पर मैहर में शारदा माई का धाम, जहाँ पर देश के कोने कोने से लोग आना चाहते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी लोग जाना चाहते हैं, वैसे यहाँ पर चित्रकूट और मैहर भी आना चाहते थे। लेकिन कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, ये सोच के और फिर वो अपना कार्यक्रम निरस्त कर देते थे। तो आज अब विंध्य क्षेत्र में चौतरफा 4 लेन की सड़कें बन गई हैं। रेलवे ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन, जो हमारे यहाँ की लाइफ लाइन मानी जाती रही बाणसागर की तरह, वो उसके लिए बजट नहीं मिलता था। अब युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। सिंचाई की नहरों का जाल बिछ गया। लोग कहते हैं रीवा बदल गया है, तो उसके बदलने का कारण ये है कि बाणसागर की बांध भी बना, सिंचाई की नहरें भी बनी, उसमें पानी भी बहा और किसानों के खेतों में भी पहुंचा। और किसानों ने उसी पानी से, धरती से इतना दौलत पैदा किया कि उनकी क्रय क्षमता बढ़ी। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और सिंचाई की संभावनाएं थी जिस पर पहले सर काम नहीं हुआ, अब काम हुआ है। तो ये 3 प्रकार की क्रांतियाँ यहाँ पर होने वाली हैं: हरित क्रांति, पर्यटन की क्रांति और इंडस्ट्रियल क्रांति, उद्योग क्रांति। ये जो क्रांतियाँ होंगी, इसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमारे एयरलाइंस का जो रोल होगा, उससे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आने वाले 4-5 वर्षों में रीवा कहाँ पहुँचने वाला है, विंध्य क्षेत्र हमारा कहाँ पहुँचने वाला है। सर, आपके जब भी हम भाषण सुनते हैं, आप कहते हैं कि 2003 के पहले, या फिर जब आप यहाँ पर स्टूडेंट रहे हैं जेईसी में, आप कहा करते थे कि रीवा शहर एक तहसील से ज़्यादा हैसियत शहर की नहीं थी। और दूसरी बात ये थी सर कि यहाँ के लोग उस विकास को जल्दी स्वीकार भी नहीं कर पाते थे। जब आपके भाषणों में हम सुना करते थे अक्सर कि एयरपोर्ट होगा, यहाँ पर अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे आईटी पार्क बनेंगे, तब उसको हवा में उड़ा दिया जाता था। तो इस सोच से आप कैसे लड़े और कैसे भरोसा दिला पाया कि रीवा में हो सकता है और हो करके दिखाया? कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ रहीं? देखिए, ये हम नहीं, ये पूरा जो लोग भी रीवा आते थे वो कहते थे कि रीवा तहसील से बड़ा नहीं दिखता। जो भोपाल से आते थे, दिल्ली से आते थे, तो आश्चर्य करते थे, ये संभागीय मुख्यालय है, देखने में तो तहसील से बड़ा नहीं दिखता। तो ये बातें हम लोगों को बहुत चुभती थी। और मैं उस समय कॉलेज में था, फिर कॉलेज से निकला तो मुझे लगता था कि रीवा में जब 40 मिलियन टन के सीमेंट प्लांट लग सकते हैं
जब 15,000 मेगावाट के थर्मल पावर स्टेशन सिंगरौली में हैं, तो फिर हम सिर्फ कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण पिछड़े रहें, ये अच्छी बात नहीं है। और इसलिए शुरू से ही मेरा फोकस रहा कि बाण सागर 1000 काम के बराबर है। जब मैं पहली बार जीत के गया और मुझसे मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने संभागवार बैठक की और सभी विधायकों को बुला के पूछे थे, तो मुझसे पूछे कि विंध्य क्षेत्र के विकास में क्या काम की आवश्यकता है। तो हमने कहा बाण सागर का बांध बन जाए, सिंचाई की नहरें पूरी हो जाएं, तो ये बड़ी तरक्की हो जाएगी। रीवा में एक बाईपास नहीं है तो 2 से 3 हज़ार भारी वाहन, क्योंकि सीमेंट प्लांट है यहाँ पर, सिंगरौली से फ्लाई ऐश आता है, तो रीवा शहर की सड़कों को रौंदते हुए 3000 ट्रकें निकलती हैं। तो सांस ऊपर नीचे होती रीवा वासियों की कि, और हर महीने 2-4 फैटल एक्सीडेंट होते थे और साल भर में तो 75 से 80 लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती थी। तो मैंने कहा रीवा का बाईपास बन जाए और बाण सागर बांध बन जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा तीसरा काम बताइए। ये अभी तो आपने 2 काम बताए। हमने कहा मैंने 2 काम नहीं बताए हैं, ये बाण सागर का काम 1000 काम के बराबर है और रीवा में बाईपास बनना ये 100 काम के बराबर है। मैंने 1100 काम बताए। तो ये बात मुख्यमंत्री जी के दिल दिमाग में बैठ गई और फिर वहाँ से मॉनिटरिंग शुरू हुई। और मैंने कहा भी कि ये काम तभी होगा जब मुख्यमंत्री के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग होगी, तभी ये काम होंगे, नहीं तो बहुत सी सरकारें आई और चली गई और ये काम नहीं हो पाए और हमारा विंध्य क्षेत्र पिछड़ेपन के दंश को झेल रहा है। और ये 2004 की बात है, 5 की बात है। और फिर हम लोगों ने दिन रात काम किया और 2007 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को बुलाकर और बांध का लोकार्पण कराया। सिंचाई की नहरों में मुझे लगता है 100-200 किलोमीटर तो मैं पैदल चला हूँगा इस मॉनिटरिंग के लिए कि काम हो जाए। तो जब मैं चलता था, मैं मिनिस्टर भी था, तो फिर बाण सागर के अधिकारियों को भी चलना पड़ता था, तो ठेकेदारों को भी चलना पड़ता था। तो सब ने सोचा कि चलो अभी ये पूरा कर दो, नहीं तो ये पैदल चलते चलते हमारी हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस प्रकार से बाण सागर का बांध पूरा हो गया। उसके बाद विकास की तरक्की शुरू हो गई। तो ये बात आप सही कह रहे हो कि काम बहुत था, लेकिन जहाँ पे चाह होती वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। ये विंध्य क्षेत्र के आने वाली पीढ़ी के भविष्य का सवाल था, इसलिए मैंने कहा कि हमें चैन से सोने का अधिकार नहीं है, लगातार टेबल टू टेबल परस्यू करना ज़रूरी है, जिससे कि समय सीमा में काम हो जाए। क्योंकि जो काम 7-8 वर्षों में होना था वो 25-30 वर्षों में नहीं हो पाया था। और बाद में फिर आज जो लोग कहते थे कि रीवा तहसील से बड़ा नहीं दिखता, अब वही लोग ये कहने लगे हैं कि रीवा की तरक्की अप्रत्याशित है और आने वाले दिनों में भोपाल इंदौर की बराबरी कर लेगा। बिल्कुल बराबरी की बात आप करते हैं और एक बात आप और कहते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है। और ये लोगों ने तब महसूस किया जब 2025 का आगाज हुआ और महाकुंभ लगा। अब जब महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन होंगे तो क्या प्रशासन इस बात को तैयार करके रखेगा कि इलाहाबाद के बाद अब रीवा ही बड़ा डेस्टिनेशन रहेगा? और दूसरी बड़ी बात यह है कि सर, जो इंदौर से फ्लाइट चल रही है रीवा के लिए डेली, अभी प्रयागराज से ऐसी कोई फ्लाइट नहीं है। बहुत सारे रिचुअल्स हम करने आते हैं प्रयागराज, चाहे मालवा के क्षेत्र के लोग हों, तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हों, तो उन्हें एक बड़ी सहूलियत मिलेगी। तो इस पर क्या विचार है? नहीं, ये तो बहुत लोगों को सहूलियत मिलेगी। रीवा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी है और ये प्रवेश द्वार है हमारे 2 धार्मिक पड़ोसी जो इलाके हैं, प्रयागराज, वहाँ पर मिर्ज़ापुर में विंध्यवासिनी और उसके आगे बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर। तो ये जो लोग इंदौर से और इन इलाकों में जाना होगा तो रीवा ही लैंड करेंगे वो, और रीवा लैंड करके वो फिर वहाँ पे जाएंगे, तो रीवा एयरपोर्ट की कीमत बढ़ेगी। आज पहले पलायन करके लोग बेंगलोर और वो बॉम्बे, नागपुर क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे होटल्स थे, वहाँ पर रोज़गार के अवसर थे। वही चीज़ अब रीवा में आ रही है, तो यहाँ रोज़गार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं। रोज़गार के अवसर क्रिएट हो रहे हैं तो लोगों को काम मिल रहा है। इतने, मैं तो अभी पिछले दिनों गया तो मतलब शायद ही वही दिल्ली में जिस लेवल के जिम होते हैं उस प्रकार के जिम का उद्घाटन किया। वहाँ पे 15 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो नई यहाँ पर
चीज़ें आ रही हैं, उसको चलाने के लिए यहीं के बच्चों को काम भी तो मिल रहा है, तो इसलिए पलायन भी रुका है, रोज़गार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है, मैंने पहले ही कहा था कि अभी तो फिल्म का ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म आना बाकी है। तो इसी आखिरी कमेंट के साथ कि ये ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म आना बाकी है, और जब ट्रेलर इतना शानदार है तो पूरी फिल्म की आप परिकल्पना कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी। विस्तार से चर्चा किया उन्होंने रीवा के विस्तार को, रोजगार की समस्या, पलायन और हर उस चीज़ पर हम पहुंचे जहां जो बात विंध्य क्षेत्र के लोगों को जाननी जरूरी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत मिश्रा के साथ अभिषेक तिवारी, बंसल न्यूज, रीवा।